अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंप्लीट प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग, डाटा इंटरप्रिटेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। उसके बाद हम लोगों ने लैम्बर्ट बेयर लॉ को डिस्कस किया था और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स जो थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये उन पिछली वीडियो से डिफरेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो के कंटेंट्स अगर हम देखें तो इसमें हम लोग सिर्फ 4 फैक्टर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, कॉन्जुगेशन, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। इन 4 फैक्टर्स को ही हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, इसको ऑनलाइन रह के देखा करें और अपने सभी क्लास फेलो और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये वाली कंप्लीट प्लेलिस्ट जाके आप लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन होती क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि इसके अंदर अब्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल काम करता है। हम क्या करते हैं, अपने सैंपल के ऊपर लाइट को फॉल आउट कराते हैं और जो हमारा सैंपल होता है उस लाइट को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं, मतलब ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स की तरफ। और उसके बाद जब वो दोबारा वापस अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर आते हैं तो वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं और उस रेडिएशंस को ही हम लोग मेजर करते हैं अपना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए। तो पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। द पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड इन अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हम लोगों ने अब्जॉर्प्शन की पोजीशन को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको डिटरमाइन करते हैं। उससे हमें पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन का पता चल जाता है। सिंपल से डायग्राम है, अगर आप इसको देखें तो नीचे हमारे पास S0 पे ग्राउंड स्टेट है, S1 के ऊपर जो है एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से रेडिएशंस आई और हमारे इलेक्ट्रॉन ने इसको ऑब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में गया। तो इन दोनों स्टेट्स के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। जो 4 फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है सॉल्वेंट, कॉन्जुगेशन, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इसके बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो किस तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को इफेक्ट करता है। द सॉल्वेंट यूज टू डिजॉल्व द सैंपल कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इट्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। सॉल्वेंट पहले यूज़ कहाँ पे होता है, हमारे सैंपल को डिजॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। और उसका क्या इफेक्ट है, दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट सॉल्वेंट हैव डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट विच कैन अफेक्ट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो हर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम बनाएंगे सैंपल तो हर सॉल्वेंट के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होगा, क्योंकि हर सॉल्वेंट का अपना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। और किस तरह से इफेक्ट करेंगे ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स में अगर हम लोग अपना सैंपल प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम किस तरह से आएगा। पोलर सॉल्वेंट विल टेंड टू शिफ्ट द अब्जॉर्प्शन बैंड टू लॉन्गर वेवलेंथ रेड शिफ्ट। मतलब अगर हम पोलर सॉल्वेंट के अंदर अपना सैंपल डिजॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन बैंड या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें मिलेगा उसके अंदर रेड शिफ्ट पाई जाएगी। जबकि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में अगर हम इसको डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ होगी, ब्लू शिफ्ट। अब ये रेड शिफ्ट क्या है और ब्लू शिफ्ट क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग एक डायग्राम के ज़रिए से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें एक बहुत सिंपल से डायग्राम है हमारे पास, एक ग्राफ जो कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर अब्जॉर्बेंस है, एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ या लैम्डा मैक्स है। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर 2 तरह की शिफ्ट पाई जाती हैं, एक हमारे पास होती है रेड शिफ्ट और दूसरी हमारे पास होती है ब्लू शिफ्ट। तो अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट के अंदर अपने सैंपल को डिज़ोल्व करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा या स्पेक्ट्रम आएगा वो रेड शिफ्ट उसमें ज़्यादा होगी, मतलब उसमें लॉन्गर वेवलेंथ होगी। लेकिन अगर हम लोग अपने सैंपल को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ उसका कर्व होगा और उसमें ब्लू शिफ्ट होगी और उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी। तो इसकी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में बताया गया है कि जो बेंजीन है इट हैज़ अब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ एट 254 नैनोमीटर इन हेक्सेन विच इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट while its absorption band is shifted to 270 nanometer in ethanol which is polar solvent। तो कितनी इजी से मैंने आपको एग्जांपल दी है कि बेंजीन जो है, अगर हमारे पास बेंजीन का सैंपल है और हम उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, अगर हम उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं जैसे कि हेक्सेन,
तो वो क्या करेगा, वो ब्लू शिफ्ट शो कराएगा, मतलब कम वेवलेंथ 254 नैनोमीटर की। लेकिन अगर हम लोग उसका इथानॉल में उसको डिज़ोल्व कर दें, उसका सॉल्वेंट चेंज कर दें और पोलर सॉल्वेंट कर दें, तो फिर जो उसकी पीक है वो भी चेंज हो जाएगी और वो 270 पे चली जाएगी। तो ये बहुत इजी सा डिफरेंस है जो आपको पता चल रहा है कि सॉल्वेंट किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में हम लोग ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इस तरह से इफ़ेक्ट होता है पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। लेकिन पहले हम लोग एक और डायग्राम देख लेते हैं। जो बेंजीन वाला है उसकी मैंने आपको थ्योरी प्रोवाइड किया, आप उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ क्यूनोलॉन डेरिवेटिव। इसमें हमने लोगों ने क्या किया है, एक ही कंपाउंड लिया है, उसको नॉन पोलर और पोलर दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर हम लोगों ने मिक्सअप किया और उसके दोनों के अब्जॉर्प्शन बैंड हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो अब्जॉर्प्शन बैंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, जबकि जो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा नॉन पोलर के अंदर, उसका अब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो शॉर्टर होगा। यहाँ पे देखिए वाटर है हमारे पास और नीचे हमारे पास इथानॉल की ब्लू वाइट लाइन है। तो जो रेड लाइन यहाँ पे हमें शो हो रही है ये हमें वाटर का स्पेक्ट्रम शो करा रही है, जबकि जो ब्लू लाइन है ये हमें इथानॉल का स्पेक्ट्रम शो करा रही है। और जो ब्लू लाइन है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ये हमारे पास ब्लू शिफ्ट है। और इसी तरह से बाकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं कि ये कितनी इजी डायग्राम है। आप सेम इसी तरह बेंजीन वाली डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं और से कोई और इजी एग्जांपल मिलती है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये वाला इफेक्ट किस तरह से होता है, कौन सा फिनोमेना आकर करता है पोलर के अंदर और कौन सा फिनोमेना आकर करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, और हमारे पास इतना बड़ा इफेक्ट आ जाता है। दिस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब इसको हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का। पोलर सॉल्वेंट्स अगर हमारे पास होंगे विल इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विद पोलर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स विच विल स्टेबलाइज द ग्राउंड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। अगर पोलर सॉल्वेंट्स होंगे हमारे पास तो उसके अंदर पोलर सोल्यूट सही तरह से मिक्स हो जाएगा और उनकी ग्राउंड स्टेट स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ग्राउंड स्टेट स्टेबल होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उसको अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। This means that it will take more energy to excite the molecule to the excited state and the absorption band will be shifted to a longer wavelength। तो कितनी इजी से यहाँ पे रीज़न इन्होंने दी हुई है कि जब हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें हम लोग किसी ऐसे सोल्यूट को मिक्सअप करते हैं जो उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, तो उसमें उसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो स्टेबलाइज होती है, तब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए होती है अपनी एक्साइटेड स्टेट पर जाने के लिए, इसलिए तब वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऑन द अदर हैंड विल इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली विद नॉन पोलर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सोल्यूट को मिक्सअप कराएंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, उससे उसकी स्टेबलाइज हो जाएगी उसकी एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल की, और अब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का ख़त्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होती है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ कंटिन्यूअस ओवरलैप ऑफ पाई ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल। और ये कॉन्जुगेशन तब होती है जब कॉन्टिन्यूसली पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे को, और ये तब होता है जब हमारे पास अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, या फिर दो डबल बॉन्ड्स के दरमियान में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उस टाइम क्या करता है, पाई मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं और कॉन्जुगेशन काज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम के ऊपर। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल। दिस इज़ बिकॉज कॉन्जुगेशन लोअर्स द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर कॉन्जुगेशन आ जाती है या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसके एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो लोअर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उसको कम एनर्जी चाहिए होगी एक्साइट होने के लिए। तो तब क्या होगा, जो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ईजी सी एग्जाम्पल है कॉन्जुगेशन के इफेक्ट को जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, एक इथीन है, ब्यूटाडाईन है और हेक्साडाईन है। इथीन के अंदर अगर आप देखें तो कोई हमारे पास कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर ब्यूटाडाईन का आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है।
और हेक्साट्राईन के अंदर भी अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्यूटाडाईन की निस्बत भी ज़्यादा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्जुगेशन किस तरह से इफेक्ट करती है हमारी लैम्डा की वैल्यू को। तो अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें तो इथीन के अंदर हमारे पास ये जो है पाई ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई स्टार ऑर्बिटल हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है। तो पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल तक जो हमारे पास डेल्टा ई होगा वो इतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आ जाए ब्यूटाडाईन के स्ट्रक्चर की तरफ, तो नीचे हमारे पास एक पाई 1 पाई 2 और ऊपर पाई 1 स्टार पाई स्टार 2 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। नीचे वाले आपको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन ज़्यादा थी तो जो एनर्जी गैप था वो कम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग थर्ड डायग्राम की तरफ आएँ, यहाँ पे हमारे पास देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 3 हैं और एंटी बॉन्डिंग भी 3 है, तो इसके अंदर एनर्जी गैप जो है ये और ज़्यादा कम हो गया। तो इस तरह से जो कॉन्जुगेशन है ये एनर्जी गैप को कम करती है। तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेटेड ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे एनर्जी गैप कम होगा। तो इसी तरह हमारे पास जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी या ई मैक्स की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास इंक्रीज़ करेगी। तो इथीन के अंदर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो सबसे कम होगी, ब्यूटाडाईन के अंदर उससे ज़्यादा होगी और हेक्साट्राईन के अंदर उससे ज़्यादा होगी। ये HOMO और LUMO को तो आपको पहले से पता है कि ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग पढ़ भी लेते हैं। ब्यूटाडाईन हैज़ एन अब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ 217 नैनोमीटर, जबकि जो हेक्साट्राईन है इसका लॉन्गर है क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है 256 नैनोमीटर का। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोफोर के बारे में। क्रोमो हम लोग कलर को कहते हैं और फोर हम लोग कहते हैं इम्पार्टिंग ग्रुप को। तो क्रोमोफोर ऐसा ग्रुप होता है जो कि कलर को इम्पार्ट करता है, मतलब हमारे स्ट्रक्चर के साथ अगर क्रोमोफोर अटैच हो जाए तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कलर्ड हो जाएगा। इसके डिफाइन पढ़ते हैं। इट इज़ अ ग्रुप दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन यूवी विजिबल रीजन। ये ऐसा ग्रुप है जो यूवी विजिबल रीजन के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है, मतलब ये कलर को अब्जॉर्ब करता है और इसी तरह से ये कलरफुल होता है। फॉर एग्जांपल इथाइलिन, एसिटाइलिन, एसिड्स और ईथर वगैरह जो होते हैं ये क्रोमोफोर्स होते हैं क्योंकि ये यूवी विजिबल रीजन के अंदर जो है लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और हमारे कंपाउंड को कलर देते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के जरिए से आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन एक कलरलेस कंपाउंड होता है, लेकिन इसके साथ अगर एक NO2 ग्रुप लग गया जो कि एक क्रोमोफोर है, नाइट्रोबेंजीन बन गया है, तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो बहुत ईजी सी एग्जाम्पल है, आपको पता चल गया कि किस तरह से हमारे पास कोई कंपाउंड है उसके साथ क्रोमोफोर अगर अटैच होता है तो वो उसको कलर इम्पार्ट कर देता है। इस तरह इथाइलिन, ईथर, एसिड्स वगैरह जो हैं वो क्रोमोफोर के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम को। क्रोमोफोर के अंदर यूजुअली हमारे पास इट कंटेन पाई बॉन्ड्स और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्साइटेड बाय द लाइट। इसके अंदर यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर्स होते हैं जिनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। द एनर्जी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ अ क्रोमोफोर। अब हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन बैंड की एनर्जी है ये डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोफोर के ऊपर। अगर हमारे पास ऐसा क्रोमोफोर होगा जिसके अंदर ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी, तो तब हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन बैंड बनेगा या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम बनेगा तब वो लोअर एनर्जी का बनेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सोक्रोम के बारे में। स्टूडेंट्स ये दोनों टॉपिक मैंने आपको शॉर्ट ही बताए हैं, लेकिन अगर आपको इनके ऊपर डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर इतना मटेरियल काफ़ी है। और उसके अलावा किसी और टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करती रहती हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हासिल हो। इसको पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सोक्रोम क्या होता है। अब ये क्रोमोफोर के ही मिलता जुलता होता है, अगर आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। इट इज़ अ ग्रुप दैट कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड विदाउट इटसेल्फ अब्जॉर्बिंग लाइट। तो स्टूडेंट्स ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं ये हमारी अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब ये कलर इन्हांसिंग ग्रुप्स हैं, ये कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ऑक्सोक्रोम्स आर टिपिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं मोस्टली ये, जिनको हम लोग इजीली क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखिए हमारे पास यहाँ पे बेंजीन है जो कि कलरलेस कंपाउंड है, तो इसके साथ हमारे पास आके एक नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गया जो कि क्रोमोफोर है और ये नाइट्रो बेंजीन बन गया। अब ये पेल येलो कलर है, ठीक है। अब इसके साथ आके यहाँ पे NO2 ग्रुप लग गया, हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन बना दिया इसने, तो इसका कलर जो हो जाएगा वो डार्क येलो हो जाएगा। अब जो ऑक्सोक्रोम होता है ये कलर नहीं देता बल्कि जो पहले वाला कलर है उसको इन्हांस करता है। ये येलो था तो इसने इसको डार्क येलो बना दिया। बहुत इजी सी एग्जांपल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सोक्रोम ऑन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम।
इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट के ज़रिए से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। द रेजोनेंस इफेक्ट अलाउ द ऑक्सोक्रोम टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद द क्रोमोफोर विच एक्सटेंड द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट पाया जाता होगा, तो उसमें जो ऑक्सोक्रोम होगा वो क्रोमोफोर को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो बढ़ जाएगा और जो हमारा कंपाउंड होगा उसका कलर ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। दिस lowers the energy of excited state of molecule and increase the intensity of absorption band। इससे क्या होगा कि जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल हो गया उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, क्योंकि जब रेजोनेंस आ जाएगी तो एक्साइटेड स्टेट वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी ऑटोमेटिकली लोअर हो जाएगी और उससे अब्जॉर्प्शन ऑफ बैंड इंक्रीज़ कर जाएगी और ज़्यादा देर तक एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहेगा वो, और जो उसमें ऑक्सोक्रोम होगा उसका इफेक्ट आ जाएगा और कलर इन्हांस हो जाएगा। एक और एग्जांपल इसकी पढ़ लेते हैं। पहले तो हमने डायग्राम वाली एग्जांपल पढ़ी थी, आप वो भी कर सकते हैं, आप ये वाली भी कर सकते हैं। एनालीन जो हमारे पास है इसका अब्जॉर्प्शन बैंड 230 नैनोमीटर है, जबकि पैरानाइट्रो एनालीन अगर हो जाएगा तो उसका जो एनर्जी होगा वो हमारे पास 280 नैनोमीटर होगा अब्जॉर्प्शन बैंड, मतलब ज़्यादा वो अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। ये इसलिए है क्योंकि जो नाइट्रो था ये हमारे पास ऑक्सोक्रोम है और ऑक्सोक्रोम क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को लोअर कर देगा और अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगा। उसके अलावा आप इसमें ये वाली डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं हमारे पास पैरानाइट्रोफिनॉल की, इसमें रेजोनेंस शो की गई है और देखें किस तरह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ की है विद द ऑक्सोक्रोम। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपकी मेरे लिए कोई सजेशन हो या कोई और आपकी रिक्वेस्ट हो या कोई और टॉपिक हो जिसके नोट्स आपके पास ना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ।